देखो बैंकिंग क्या होता है कि हम लोग लास्ट क्लास में थोड़ा सा बात किए थे कि जब एक कार ट्रैक पे टर्न कर रहा है ना, सर्कुलर ट्रैक पे, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी किससे घूम सकता है? अंडर रूट म्यू आर जी। याद आ रहा? भूल गए? करवाया था ना। उससे ज़्यादा रफ्तार हो तो क्या होगा? बड़े वाले सर्कल में जाना चाहेगा, है ना। बड़े वाले सर्कल मतलब क्या? सड़क से बाहर, वहाँ तो दुर्घटना होगी, है कि नहीं। और एक चीज है कि देखो, फ्रिक्शन बहुत रिलायबल चीज नहीं, फ्रिक्शन बहुत रिलायबल चीज नहीं है। फ्रिक्शन एक ऐसा चीज है जो बदल सकता है, जिसका एग्जाम्पल भी हम दिए थे क्लास में। कैसे? सड़क पे पानी गिर गया, बारिश हो रही, तो म्यू कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप तो भी कैलकुलेट किए थे ड्राई वेदर में और लिख दिए कि मैक्सिमम सेफ स्पीड ये है ना, और अचानक बारिश हो गई, म्यू कम हो गया, गाड़ी वाला मस्ती में चलाता हुआ स्लिप करता हुआ सड़क से बाहर, है कि नहीं। तो फ्रिक्शन पे रिलायबिलिटी कम करने के लिए एक तरीका यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड बैंकिंग। बैंकिंग क्या है भाई साहब? तो जब आप हाईवे पे चले होगे, गौर से कभी देखना, तो उसका जो एनर एज होता है रोड का, ठीक है, जैसे जैसे टर्न हो रहा ना, तो टर्निंग में ये इनर एज हुआ, ये आउटर एज हुआ, है ना। अरे टर्न जो रोड बनाओगे ऐसे, ये यहां पे कहीं सेंटर है, ठीक है, तो ये इनर एज हुआ और ये आउटर एज हुआ। तो आप देखोगे कि आउटर एज थोड़ा सा रेज्ड होता है, थोड़ा सा इनर एज से उसका लेवल ऊपर होता है, मतलब सड़क बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ना होके थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता है। कभी गौर करना, हाईवे वगैरह पे, खासकर पहाड़ी इलाका में, रांची वगैरह कभी बस से गए होगे तो वहां पे आपको दिखेगा सड़क ऐसे। ऐसा क्यों किया जाता है? फ्रिक्शन पे रिलायबिलिटी कम करने के लिए, कि मेरा जो सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, वो कौन दे रहा था? फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन दे रहा था ना। सर्कुलर मोशन में जो सेंटर की तरफ फोर्स है, वो कौन दे रहा था? फ्रिक्शन दे रहा था। कौन दे रहा था? फ्रिक्शन, है कि नहीं। बट फ्रिक्शन तो रिलायबल चीज है नहीं। अभी तुरंत बताए, बारिश हो गई तो म्यू कम हो गया, है ना। तो इस रिलायबिलिटी को कम करने के लिए हम यूज करते हैं बैंकिंग। अब आप बोलोगे सर बैंकिंग से क्या फायदा है, तो वो अभी आपको दिख जाए, है ना। इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि चलो, आप इसमें बैंकिंग एंगल एक चीज होता है। क्या होता है? बैंकिंग एंगल। तो बैंकिंग एंगल बेसिकली ये मान के चला जाता है कि चलो फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो ही हो जाए एकदम, वर्स्ट केस में, तो भी मेरा सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो जाए। तो उसके लिए हमको किस एंगल पे टिल्ट करना पड़ेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं बैंकिंग एंगल। बैंकिंग एंगल में हम लोग ये मान के चलते हैं कि फ्रिक्शन एकदम से जीरो, है ना। फ्रिक्शन होगा तो और आपका हेल्प कर देगा, है ना। तो हम मान के चलते हैं कि चलो फ्रिक्शन नहीं है, सड़क बिल्कुल स्लिपरी हो गया, तो भी तो गाड़ी को टर्न लेना है। ऐसा तो है नहीं कि स्लिपरी है तो चलो आज खाई की तरफ ही हो लेते हैं, टर्न तो लेना है। तो फ्रिक्शन नहीं है तो सेंटर की तरफ फोर्स कौन देगा? mg और नॉर्मल तो दे नहीं रहता हॉरिजॉन्टल केस में। जब सड़क हॉरिजॉन्टल था तो वो तो दे नहीं सकता था, क्योंकि उसका कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगा। तो एकमात्र फोर्स जो सेंटर की तरफ था वो फ्रिक्शन था। लेकिन अगर हम मान लें कि फ्रिक्शन नहीं है तो भी टर्न कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं? बैंकिंग यूज करते हैं। बैंकिंग में क्या करते हैं? हम सड़क को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। टिल्ट इन द सेंस कि इनर एज थोड़ा सा नीचे और आउटर एज थोड़ा सा ऊपर। जैसे मान लो, ये देखो, अगर अगर हम बैंकिंग नहीं यूज कर रहे हैं तो ये मान लो सड़क है, ये कुछ ऐसे होगा, ध्यान से देखो, ऐसे, ठीक है। ये फ्लैट है बिल्कुल, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। बैंकिंग में क्या करते हैं
इसी सड़क को, ये जो ऐसे सिंपली फ्लैट घूम रहा था, इनर एज को छोड़ देते हैं, आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। और ये इस पे चलने वाला मान लो कार, ये ऐसे, ठीक है, ये इस पे चलने वाला कार, ये कैसे चल रहा है अभी, v वेलोसिटी इधर है, सर्कल का रेडियस सेंटर किधर है, इधर, इधर, ध्यान से देखना। अब हम क्या किए, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिए, क्या कर दिए, थोड़ा सा टिल्ट कर दिए, ठीक। जब हम इसको टिल्ट किए, और ध्यान से देखना, हम कहाँ, अच्छा इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर, और जब इसको टिल्ट किए तो हम इसको ऐसे पीछे से कट करते हैं, कहाँ से कट कर रहा है, पीछे से। तो ये कैसे आपको दिखेगा, ऐसे एक वेज जैसा शेप दिखेगा। अगर जब कट करोगे तो पीछे से ये कैसा शेप दिखेगा, वेज जैसा। एच सी वर्मा में ऐसे बना हुआ, ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा, ये इनर एज है और ये आउटर एज है और ये कार है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर कार ऐसे ढलान पे थोड़ी चला रहा, अब इधर नहीं जा रहा है कार, कार इधर नहीं जा रहा है, कार ऐसे अंदर जा रहा है। ये देखो हम ऐसे व्यू बनाए, ऐसे, समझ में आ रहा है। यहां पे बच्चों को विजुअलाइजेशन नहीं होता, हम ऐसे व्यू बना रहे, सड़क कैसे, समझ में आया। एच सी वर्मा लाए हो, उसको खोलो, सामने में रखो, उसमें डायग्राम देख के साथ थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। एच सी वर्मा में देखो ये डायग्राम है, बिल्कुल ध्यान से देखना, परेशान नहीं होना, एकदम बेकार, मतलब बहुत कोई भी दम नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, नया कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा बच्चों को इसमें विजुअलाइजेशन का दिक्कत हो जाता है। ये देखो, ये है ना पेज नंबर 104, 104, ये इनर एज है, ये आउटर एज। इनर एज को थोड़ा सा ऐसे कर दिए और इसको यहां से कट करो पीछे से, जस्ट इसके पीछे से, तो ये ट्रायंगल जैसा दिखेगा, है ना। कैसा दिखेगा, ट्रायंगल। सड़क की ऐसे है, ऐसे सड़क आ रही, ऐसे गया और अंदर भी घूम के ऐसे पीछे से आ रहा होगा, तो इसका रेडियस किधर होगा, ऐसे, ठीक है, यहां कहीं सेंटर होगा, तो ये सर्कल में घूम रहा है। अच्छा यहां पे प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अभी भी प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है, हॉरिजॉन्टल। ये सड़क ऐसे होने से ये नहीं कि इसका प्लेन बदल गया, है ना, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन अभी भी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। अच्छा इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल, mg, मान के चल रहे, फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन तो है नहीं, है ना। और हमको निकालना है ये एंगल जिसपे कि ये कार मस्त टर्न ले ले, और किस रफ्तार से चल रहा है, तो v किधर है, यहां पे अंदर की तरफ, ठीक है। ये पीछे से क्रॉस सेक्शनल व्यू लिए, है ना, ये कार का बैक पोजीशन, समझ में आया, अरे समझ में आया, पक्का मान के चलना है कि वर्स्ट केस फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है ना, तब भी हम इसको घुमा लेंगे तो फ्रिक्शन होगा, तो वो तो हेल्प ही करेगा ना, है कि नहीं, वो तो और रिलेटिव स्लिपिंग को रोकेगा ही। चल अब ध्यान से देखो, अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, आप अगर रट के बैठे हो तो क्या करते थे, mg का कंपोनेंट लेते थे, अरे ले लेते थे, रट के बैठे तो mg का कंपोनेंट ले लोगे, बिल्कुल नहीं लेना। यहां पे एक्सिस कैसे चूज करोगे, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, तो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है, हॉरिजॉन्टल, mg तो ऑब्वियसली उसके परपेंडिकुलर है, तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल को रिजॉल्व करो, n cos थीटा, और इधर n sin थीटा, समझ में है, n sin थीटा। अच्छा प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर नेट फोर्स मस्ट बी 0, तो n cos थीटा बराबर n sin थीटा बराबर जो सेंटर की तरफ का फोर्स है mv² बाय r, डिवाइड कर दो
इसी को बोलते हैं बैंकिंग एंगल। इसी को क्या बोलते हैं? बैंकिंग एंगल, है ना। इस एंगल पे बैंक कर दोगे तो फ्रिक्शन नहीं भी है तो कार टर्न ले लेगा मस्त। फ्रिक्शन तो ऑब्वियसली होगा, है ना, बट नहीं भी है तो भी टर्न ले लेगा सेफली। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड बैंकिंग एंगल। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग एंगल। समझ में आया? तो अगर कहीं सवाल पे दिख जाए कि ए कार इज बैंक्ड फॉर ए स्पीड वी, मान लो लिखा रहे कि ए कार इज बैंक्ड फॉर ए स्पीड वी टू मूव इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, तो उससे आप तुरंत क्या समझोगे कि आपको टेन थीटा दे दिया। कैसे? बैंकिंग एंगल दे दिया है, रेडियस दे दिया है, तो आपको क्या दे दिया है? सॉरी, स्पीड दे दिया है और रेडियस दे दिया, तो आपको बैंकिंग एंगल दे दिया, है ना। लिखा हुआ कि एक रोड को बैंक किया गया, बैंक, ए रोड इज बैंक्ड फॉर अ कार टू मूव एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मान लो सवाल में दे दी, तो इसका मतलब है कि आपको टेन थीटा दे दिया, आपको बैंकिंग एंगल दे दिया। वो समझ में आया? पक्का? तो जल्दी से नोट करो, इसको सीधे एक सवाल के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सीधे किससे समझेंगे? एक सवाल के थ्रू, और उस सवाल का नाम है क्वेश्चन नंबर 18 है शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, इसको आप लोग, इसमें नंबर दिया हुआ है कि 20 मीटर रेडियस है, 36 किलोमीटर स्पीड है और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0.2 है, ठीक है, सॉरी 0.4 है। तो इसमें आप क्या कर लेना, 20 को आर ले लेना, 36 को वी ले लेना, ठीक है, और टायर के बीच का जो म्यू है उसको क्या ले लेना, म्यू, ठीक है। अननोन में सॉल्व करेंगे ताकि ये मेरे पास जो रिजल्ट है वो कैसा रिजल्ट है? जनरल रिजल्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करो, ये लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 18 खुद से ट्राई करो, उसी के थ्रू हम सब कुछ समझा देंगे बैंकिंग का, ठीक है। चलो तो स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा, सब चीज हम अननोन में सॉल्व करेंगे, है ना। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ। एक क्वेश्चन पूरा बैंकिंग खत्म, ठीक है। इसको बोलते हैं इफिशियंसी और एच.सी. वर्मा का कमाल, ठीक है। वो दिया हुआ कि रोड को बैंक किया गया है 36 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो वहां से आपको निकल जाएगा टेन थीटा, ठीक है। 36 किलोमीटर के लिए रोड को बैंक किया गया है तो टेन थीटा निकल जाएगा। वी का वैल्यू पुट कर देना 36 मीटर पर सेकंड में बदल देना उसको, है ना, क्योंकि आप लोग नालायक हो इसलिए बता देते हैं, बाद में बोलोगे सर आंसर नहीं मिल रहा, है ना। तो वहां से आपको मिलेगा टेन थीटा और कुछ नहीं मिलेगा। वो जो इन्फॉर्मेशन है कि रोड इज बैंक्ड फॉर a car moving at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर and the radius of curvature of the road is 20 मीटर। तो R पता है, V पता है, टेन थीटा हाफ आ गया, ठीक है। चलो अभी उसको टेन थीटा ही रहने दो, हम अननोन में सॉल्व कर रहे हैं, है ना। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू दिया हुआ, सर अब की बार तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट आ गया, इसका क्या यूज है? अभी समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया। ये मेरा सड़क होगा कुछ ऐसे, अबे सड़क पूरा है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है अगेन, है ना। ये इनर एज है, ये आउटर एज है, ये आपका कार है, ये किधर अभी किधर जा रहा है? ये अंदर, इनसाइड द प्लेन। समझ में आया, है ना। ये एंगल हमको पता चल गया, ठीक है। टेन थीटा पता तो थीटा पता है कि नहीं। और ये नॉर्मल, ये mg, ठीक है। उसमें बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम सेफ स्पीड बताना, है ना। मैक्सिमम और मिनिमम सेफ स्पीड बताना, ठीक है। ये सेफ स्पीड का चर्चा क्यों है अभी समझ में आ जाए, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। पहले मैक्सिमम सेफ स्पीड की बात करते हैं।
आपको पता जब कार ज्यादा स्पीड में घुमाते थे तो वो क्या होता था, बड़े वाले रेडियस में जाने की कोशिश करता था, बड़े वाले सर्कल में। तो इस कार को भी अब अगर आप बहुत तेजी से इस रोड पे चलाओगे तो ये किधर भागने की कोशिश करेगा, बड़े वाले रेडियस में अरे जाने की कोशिश करेगा। तो उस समय इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, अंदर की तरफ, स्लाइडिंग टेंडेंसी बाहर की तरफ। अबे आप बोलोगे सर वो तो ऐसे जाना चाहता है, अबे रोड जब हम ऐसे बना दिए तो ऑब्वियसली उसी पे जाएगा ना, ऐसे तो रोड में छेद करके अंदर घुस जाएगा, है ना। तो स्लाइड कैसे करेगा, बाहर की तरफ ऐसे, टेंडेंसी अगर बाहर की तरफ स्लाइड करने का, अरे सर्कल ऐसे है भाई, तो सर्कल के बाहर की तरफ मतलब ऐसे हुआ, इसीलिए तो आउटर एज लिखे हैं, है ना। वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, अरे है ना। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अंदर की तरफ, है कि नहीं। और जब ये मैक्सिमम स्पीड पे घूम रहा होगा तो ये फ्रिक्शन किसके बराबर हो चुका होगा, म्यू एन के बराबर, लिमिटिंग के बराबर। जस्ट स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी, जस्ट स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी। अच्छा इसका रेडियस यहां ऐसे बनाओगे, अरे है ना, यहां कहीं सेंटर होगा। प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो एक्सिस कैसे लेना चाहिए, ऐसे और ऐसे, अरे होगा। चलो तो n को रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल, n cos थीटा n साइन थीटा, ठीक है। ये आई और ओ को हटा देते हैं, कंफ्यूज ना। mg को रिजॉल्व करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। फ्रिक्शन को रिजॉल्व करने की जरूरत है, ये थीटा तो ये थीटा, ये एफ एस कॉस थीटा। अच्छा एफ एस नहीं, एफ लिमिटिंग बोल लेते हैं, क्योंकि अभी हम मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं जिसमें ये स्लाइड हो सकता है बाहर की तरफ, तो उस समय टेंडेंसी किधर होगा, बिल्कुल बाहर जाने की तरफ, तो उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन अंदर लग रहा होगा, है ना। तो ये हो जाएगा एफ एल कॉस थीटा, अरे हो जाएगा एफ एल कॉस थीटा, और इधर एफ एल साइन थीटा। नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन मस्ट बी 0, अरे होगा। तो लिखो n cos थीटा माइनस mg माइनस सर ये कैसे लिखती है, अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू एन, है ना। कोई म्यू एम जी या म्यू एम जी कॉस थीटा रट के बैठा तो मुंह तोड़ देंगे उसका, कई बार बता चुके हैं। ये म्यू एन होता है, यहां से एन निकल जाएगा मेरे हिसाब से, तो एन इसको ले लो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बराबर एम जी। तो n बराबर आ जाएगा एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। कोई दिक्कत, अच्छा थीटा वीटा अननोन नहीं है, वो निकाल चुके हैं हम, है ना। चलो अच्छा नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ है, एन साइन थीटा प्लस एफ एल कॉस थीटा, मैक्सिमम स्पीड पे चल रहा है इसलिए वी मैक्स लिख दिए, है ना। एन का वैल्यू पुट कर दे, तो एन का वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा एम जी बटा माइनस म्यू साइन थीटा, है ना, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, अरे ये भी बचा ना, कॉमन है ना ऊपर, बराबर एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और वी मैक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर जी
है ना, आर जी, ठीक है। कॉस थीटा हम कॉमन ले रहे हैं ऊपर से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बाहर है, परेशान मत हो, वो कैंसिल आउट होगा। इससे भी कॉस थीटा कॉमन ले लो, टेन थीटा। अब भी जो मैंने बोला यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अभी जैसे मैंने बोला कि ऊपर से हम कॉस थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो कॉस थीटा कॉमन लेने से जो आपका न्यूमरेटर बचेगा वो बचेगा टेन थीटा प्लस म्यू, ठीक है। उसको होना चाहिए था टेन थीटा प्लस म्यू, जिसको हम बाय मिस्टेक 1 प्लस म्यू टेन थीटा लिख दिए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आगे हम इसको करेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो बट हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि आप अपनी कॉपी में सही लिखिएगा। जब आप ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लोगे तो न्यूमरेटर टर्म बचना चाहिए ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस म्यू, जिसको हम बाय मिस्टेक 1 प्लस म्यू टेन थीटा लिख दिए हैं, ठीक है। थैंक यू, है ना। ये वी मैक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया, मैक्सिमम स्पीड के स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो ये हो जाएगा 1/2। इससे ज़्यादा स्पीड पे चलाओगे तो कार बाहर निकल जाएगा, कार बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत? पक्का? अरे हाँ ना बोलते जाना, ठीक है, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमको दिख रहा है, ये जो पूरा टर्म है वो अंडर रूट के अंदर, ये अंडर रूट है, ध्यान से देखना। एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा जल्दी, ठीक है। यहाँ पे देखो फिजिक्स और मैथ्स का कोलैबोरेशन कितना ज़बरदस्त है। ये पूरा टर्म अंडर रूट के अंदर है, मतलब इसके अंदर कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता। अगर अंडर रूट के अंदर निगेटिव हो गया तो इमेजिनरी हो गया। अब इमेजिनरी स्पीड पे थोड़े चलाओगे, वो कोई रियल रफ्तार ही होगा ना, ऐसे थोड़े कि आयोटा पे चला रहे है ना। दैट मीन्स ये टर्म कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकता, लेस देन 0 नहीं हो सकता, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता। और निगेटिव हो जाए तो, निगेटिव हो जाए यानी हम बात करते हैं अगर 1 माइनस म्यू टेन थीटा, इसको ग्रेटर देन रखते हैं, क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा ना, हे भगवान, 0 भी नहीं होगा, 0 तो लाउड ही नहीं है, ग्रेटर देन 0 होगा। अरे है ना, तो यहां से क्या आएगा? टेन थीटा, बोलो बोलो, इज लेस देन 1/म्यू। टेन थीटा मस्ट बी लेस देन 1/म्यू। अच्छा, टेन थीटा अगर 1/म्यू से बड़ा हो जाए तो? ये तो 1/म्यू से छोटा, सेफ, सब चीज ठीक ठाक है ना। और उस समय मैक्सिमम स्पीड कितना होगा? ये होगा, जिस पर कार सेफ चलेगा, स्किड करके बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन मान लो टेन थीटा 1/म्यू से, बोलो, बड़ा हो जाए, हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। मान लो म्यू का वैल्यू 1 है ना, म्यू का वैल्यू 1 है, हमें अभी तुरंत दिखा देते, म्यू का वैल्यू 1 है। रबर और टायर के बीच का जनरली फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वही होता है 1, 1.2, ठीक है। अरे समझ में आया? तो टेन थीटा क्या हो गया? 45 डिग्री। क्या थीटा 45 से बड़ा नहीं हो सकता? बैंकिंग एंगल और ज्यादा नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। एग्जाम्पल दिखाएं, मौत का कुआं देखे हो? अरे मौत का कुआं देखे हो? 45 से ज्यादा रहता है, बिल्कुल खड़ा होता है, ऑलमोस्ट, है ना। तो उस केस में तो वी मैक्स का वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना, और वो तो सरफेस भी थोड़ा स्मूथ होता तो म्यू और कम होगा, है ना। मान लो 0.5 है तो 1/0.5 करोगे तो 2 हो जाएगा। अरे हो जाएगा 2, तो लगभग 70-75 से ज्यादा होगा, ठीक है। वो एंगल होता है लगभग, अरे है ना। तो उस समय वी मैक्स के इमेजिनरी आने का क्या मतलब है?
बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, थोड़ा सा परेशानी होगा लेकिन दिमाग खुल जाएगा। हम क्या बोले, देखो जब टेन थीटा लेस देन 1/μ है तो इस रफ्तार पे अगर आप चलाओगे तो जस्ट स्किड करने से बच जाओगे, इससे ज्यादा रफ्तार पे चलाओगे तो बाहर निकल जाओगे। ये तो समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा चीजों को टफ करते हैं। टफ इन द सेंस हम बोलते हैं कि अगर एक ऐसा केस आ जाए जब टेन थीटा ग्रेटर देन 1/μ हो जाए, लेस देन 1/μ पे तो एक वैल्यू आएगा आपको v का, एक रियल वैल्यू आएगा, मतलब उससे ज्यादा रफ्तार पे चलाओगे तो कार स्किड कर जाएगा। लेकिन टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1/μ आ जाए तो आपका ये वैल्यू क्या आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना। उस इमेजिनरी वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है, उसका यही सिग्निफिकेंस है कि जब बहुत ज्यादा एंगल कर दोगे, ध्यान से सुनना, तो कोई भी रियल वैल्यू नहीं है या मैक्सिमम स्पीड का कोई रियल वैल्यू नहीं है जिसपे कि कार बाहर निकल जाए। मतलब कार कभी बाहर नहीं निकलेगा चाहे आप जितना स्पीड से चला लो। समझ में आया? आप जितना ज्यादा स्पीड से चलाना है चला लो, कार कभी भी ट्रैक से बाहर स्किड नहीं करेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1/μ हो जाए, मान लो किसी पर्टिकुलर केस में, है ना, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस ट्रैक पे आप जितना रफ्तार कर सकते हो चला लो, वो किसी भी रियल वैल्यू के लिए तो ट्रैक से बाहर नहीं जाएगा। अरे जाएगा। इसीलिए मौत के कुआं वाला ड्राइवर को आप बोलो और तेज चलाइए, और तेज चलाइए, मस्त चलाएगा, हाँ चलाओ, और तेज चलाओ। उसको बोलो थोड़ा धीरे चलाए तो मजा आएगा, स्लो स्लो स्लो, मुंह पे एक घूसा मारेगा गाड़ी चलाते चलाते। ठीक है, ऐसा निकलेगा, निकलता ना पैसा वैसा लेने के लिए, चटा। अब बोलो तेज चलाइए, चलाते। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो कितना भी तेज चला ले वो इस ट्रैक से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, उसको फिजिक्स नहीं आती है बट एक्सपीरियंस उसको सिखा दिया, है ना। लेकिन उसको पता है कि जैसे धीरे चलाएंगे तो हम नीचे स्लाइड कर जाएंगे, नीचे ऐसे स्लाइड कर जाएगा, नीचे गिर नहीं जाएगा सीधे धप से, ऐसा स्लाइड कर जाएगा। समझ में आया? अरे समझ में आया? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएं, ये नहीं मिलेगा आपको जल्दी। ठीक है, जाएगा, वो आपको दिख रहा है ऊपर जा रहा है। ठीक है, वो असल में स्पीड के कारण बाहर नहीं जा रहा, वो स्टीयर करके ऊपर लाया। ठीक है, वो स्पीड से बाहर की तरफ नहीं निकल रहा था। आपको लगता है ना कि स्पीड बढ़ाया तो ऊपर चला गया, नहीं नहीं नहीं, स्पीड के कारण बाहर नहीं गया। वो बेसिकली वहां पे ऊपर जाता है वो स्टीयर करके, स्टीयरिंग से, है ना। और उस पर्टिकुलर सर्कल में चला जाए, मान लो नीचे का रेडियस छोटा, ऊपर का रेडियस बड़ा, और एक ऊपर वाले रेडियस में चलाना शुरू करे, उसका तो स्पीड बढ़ाता रहे बढ़ाता रहे बढ़ाता रहे, बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आया? तो उसको बोल दो सर और तेज चलाइए, और तेज चलाएगा, 20 रुपया देंगे, और तेज चलाइए, और तेज चलाएगा। और जब बगल से गुजरे तो बोलो धीरे चलाओ, अगली बार घूम के आएगा और कान के नीचे देगा एक, जोर से, धीरे से। समझ में आया? पक्का? और क्यों धीरे चलाने से उसको पंगा है वो अभी समझाएंगे, मिनिमम स्पीड में, वो हम आपको मिनिमम स्पीड में समझा देंगे। ठीक है, इसका मतलब है अगर ये कंडीशन हो जाए कि टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1/μ हो जाए तो कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जिसपे कार स्किड करे बाहर की तरफ। समझ में आया? है ना। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? बस चलाते रहो, है ना। समझ में आया? ऐसा नहीं कि किसी भी रोड पे चलाते रहो। समझ में आया? समझ में आया? उसके लिए क्या कंडीशन है? टेन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/μ, यानी थीटा जब बहुत बड़ा, जब जनरली थीटा बड़ा हो तो आप सेफ हो। जब थीटा बहुत बड़ा हो तो उस केस में आप स्पीड बढ़ा लो, उससे कोई पंगा
नहीं है। लेकिन जो रोड वगैरह बैंक होता है वो 45 डिग्री पे थोड़े होता है, वो बिल्कुल हल्का होता है। देखना ऐसे है ना, तो थोड़ा सा आपको ऐसे दिखेगा, थोड़ा सा, ठीक है, 10 डिग्री 15 डिग्री। तो उस पे ये वाला फंडा लगा दिए ना कि मस्त स्पीड में चला रहे हैं सर, आप ही तो बोले बाहर नहीं निकलेगा, अबे मस्त बाहर निकल जाएगा इस, है ना, रियल वैल्यू आएगा उसमें वी मैक्स का, है ना, तो आप रियली में ट्रैक से बाहर चले जाओगे, है ना। रियल वैल्यू आ गया वी मैक्स का, मतलब आप रियली में ट्रैक से बाहर चले जाओगे। समझ में आ रहा है? तो इन चीजों का ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, है ना। तो ये लिख लेना कि अगर ये देखो इस टर्म के पॉजिटिव होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, और अगर ऐसा कंडीशन है, मतलब छोटा एंगल है, मतलब छोटा एंगल, आप बगल में लिख लेना यहां पे हिंदी में, ऐसा कंडीशन मतलब क्या हो गया, छोटा एंगल, तो उस केस में वो बाहर जा सकता है ना। लेकिन अगर एंगल बहुत ज्यादा कर दिए, दैट इज टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1/μ, तो कोई भी रियल वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया? कोई भी रियल वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। किसका किसका? वी मैक्स का। मतलब मस्त चलाते रहो, बाहर जाने वाला डर खत्म। लेकिन उसके लिए थीटा क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए। उस केस में आप बाहर नहीं जाओगे, लेकिन उस केस में नीचे स्लाइड करने का टेंडेंसी बन जाता है फिर, है ना। तो उस समय क्या सिग्निफिकेंट हो जाता है? मिनिमम स्पीड। क्या सिग्निफिकेंट हो जाता है? मिनिमम स्पीड। तो सड़क पे आप जिस मर्जी उस रफ्तार से जा सकते हो? नहीं, क्योंकि सड़क का एंगल कम होता है, बैंकिंग एंगल क्या होता है? छोटा, तो वहां पे इसका रियल वैल्यू आएगा, ठीक है। और आप अगर उस रियल वैल्यू को क्रॉस करोगे तो स्किड आउट हो जाओगे रियली में। समझ में आया? तो जल्दी से नोट करो, फिर अगले टर्म पे जाते हैं हम। हाँ, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, और यार इतने देर से नहीं बताया। क्या है टेन थीटा प्लस म्यू? ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो वीडियो देख रहे हैं उसको हम पहले बता देते हैं कि टेन थीटा प्लस म्यू होगा, ठीक है। हम आगे लिख दिए हैं गड़बड़, बट उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम करेक्ट कर लेंगे फिर, पक्का। चलो, हो गया इंटरटेनमेंट। अब वापस आते हैं ट्रैक पे, सर्कुलर ट्रैक पे, जो कि बैंक भी किया हुआ है ना। थीटा आउटर एज, इनर एज। ओए, अब अगर एक लफ्ज बोला ना तो समझ लेना, एन एम जी। तो बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलाओगे तो टेंडेंसी बाहर जाने की है, बहुत स्लो चलाओगे तो ये नीचे स्लाइड करने का टेंडेंसी हो सकता है ना। जब बहुत स्लो चला रहे हो तो बिल्कुल नीचे जाने की कोशिश कर रहा होगा, उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? ऊपर, है ना। अभी कार जिस रफ्तार पे चल रहा है उसको बोलेंगे वी मिनिमम, वी मिनिमम, ठीक है। सेंटर यहां कहीं था, ये रेडियस है। चलो रिजॉल्व कर लें अगेन। किसको रिजॉल्व करोगे बताओ? एन को, बिल्कुल। ये हो जाएगा एन साइन थीटा, और ये होगा एन कॉस थीटा। ये हो जाएगा एफ एल कॉस थीटा, और ये हो जाएगा, देखना गड़बड़ ना करे, थीटा थीटा, ठीक है, एफ एल साइन थीटा। तो ये फ्रिक्शन को हटा दो और ये नॉर्मल को हटा दो, कोई दिक्कत? चल, सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो क्या लिखेंगे? एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा। अरे एफ एल है ना, एफ एल को म्यू एन लिख दिए,
साइन थीटा बराबर 0, तो यहां से n का वैल्यू क्या आ जाएगा? अभी कुछ गड़बड़ लिखे तो बोल दिया करो। हाँ, माइनस mg बराबर 0, तो यहां से n बराबर क्या हो जाएगा? mg बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यहां तक में कोई दिक्कत? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, n साइन थीटा माइनस n कॉस थीटा, म्यू एन कॉस थीटा, फ्रिक्शन के लिए यूज किए है ना, बराबर mv मिनिमम का स्क्वायर बाय आर। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? चल, तो यहां पे आ जाएगा n का वैल्यू पुट कर दो, mg बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, है ना, बराबर एम वी मिनिमम का स्क्वायर बाय आर। एम से एम चला जाएगा। अच्छा, यहां से कॉमन ले लो अगेन कॉस थीटा, ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्ट लिखें आपकी बात, वी मिनिमम बराबर आर जी, और ऊपर में क्या बचेगा? टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे क्या आएगा? 1 प्लस म्यू टेन थीटा अंडर रूट, ठीक है, कोई दिक्कत? ये वो मिनिमम स्पीड है जिस पे आपको कार को चलाना होगा ताकि वो नीचे स्लाइड ना कर जाए, ठीक है, ताकि वो नीचे स्लाइड नहीं करे। अच्छा, इसमें टर्म के इमेजिनरी होने का कारण ये हो सकता है, अरे हो सकता है टेन थीटा माइनस म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स टेन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू, तो रियल आएगा, सब चीज रियल आएगा। समझ में आ रहा है? टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू का क्या मतलब है? याद करो, इंक्लाइन पे जब टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू होता था तो वो अपने आप नीचे स्लाइड करने लगता था, याद आ रहा है? तो उसी केस में इसका मीनिंग बनेगा, ठीक है। अगर टेन थीटा लेस देन म्यू हो जाए, टेन थीटा लेस देन म्यू हो जाए तो ये टर्म हो जाएगा इमेजिनरी। क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। मतलब छोटे एंगल के लिए, ध्यान से सुनना, छोटे एंगल के लिए मिनिमम वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं। वेलोसिटी का मतलब छोटे एंगल के लिए मिनिमम वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर सड़क है, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट है, तो ऐसा नहीं है कि इस पे 100 के रफ्तार में गाड़ी चलाओगे तभी चलेगा, उससे कम में चलाओगे तो नीचे चला जाएगा। नहीं, वो पंगा कहां आएगा पता है? जब थीटा बड़ा हो। जैसे जैसे मौत का कुआं, उसमें एक मिनिमम स्पीड चाहिए, उसमें एक मिनिमम स्पीड चाहिए। ऐसा नहीं है कि सड़क पे, अच्छा सड़क बैंग कर दिया है तो इस पे फरारी से कम वाली गाड़ी नहीं चलेगी, फरारी लाओगे नहीं तो नीचे स्लाइड कर जाएगा ना, है ना? अरे समझ में आया? अबे सरकाज़म था। चलो,
मतलब अब सड़क को इतना ज्यादा बैंक नहीं कर देना होता है कि उस पर बस लेके आओ तो नीचे चला गया, है ना भाई, इस रोड पे तो फरारी चलेगी, है ना, इस रोड पे फरारी चलेगी नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा बैंक नहीं किया जाता है रोड को, है ना, छोटा सा एंगल होता है, तो उसमें मिनिमम स्पीड का कोई पंगा नहीं होता। छोटे स्पीड में किसका पंगा था, मैक्सिमम स्पीड का, याद है अभी तुरंत निकाले थे कि एंगल अगर बड़ा हो जाए तो मैक्सिमम स्पीड का पंगा नहीं होगा, पंगा किसका होगा, मिनिमम स्पीड, है ना, और इसमें मैक्सिमम स्पीड पे गाड़ी बाहर जा सकती है, अगर एंगल छोटा है तो गाड़ी मस्त स्किड करके बाहर जा सकती है ना, वो अंदर स्किड नहीं करेगा, और एंगल बड़ा है तो गाड़ी स्किड करके बाहर नहीं जाएगी लेकिन वो स्लाइड करके नीचे आ सकता है, जैसे मौत का कुआं, याद रखने के लिए, मौत का कुआं में नीचे आने का डर है, ऊपर भागने का डर नहीं होता, ऊपर भागने का मतलब वो स्टीयर ही गलत कर ले तो ऊपर जा सकता है ना, समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, बाकी जनरल वैल्यू यही आएगा, ये मिनिमम का है और मैक्सिमम का भी यही बता दो, साथ में लिख दें एक बार उसको भी, है ना, वी मैक्स कितना आया था, अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू है ना, समझ में आया, अरे समझ में आया पक्का, बाकी एचसी वर्मा में सारा वैल्यू पुट कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल यही सवाल है, हम आपको अभी बता देते हैं, बिल्कुल यही सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 24, खुद से बनाना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 और एग्जाम्पल नंबर जो छोड़े थे, एक एग्जाम्पल छोड़े थे ना, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, अब 2 भी बन जाएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 24 भी बन जाएगा और एग्जाम्पल नंबर 11 भी बन जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, समझ में आया, अरे समझ में आया, तो इन सारी बातों को लिखो अच्छे से अपने लैंग्वेज में कि मिनिमम सेफ स्पीड क्या है, मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या है, अगर एंगल छोटा हो तो मिनिमम सेफ स्पीड का कोई मीनिंग नहीं बनता है, उस केस में सिर्फ खतरा कहाँ पे है, मैक्सिमम स्पीड पे, और एंगल अगर बहुत बड़ा हो तो उस केस में मैक्सिमम स्पीड का कोई सेंस नहीं बनता है, खतरा सिर्फ किसका है, मिनिमम का, नीचे स्लाइड करने का, है कि नहीं है। इसको अपने लैंग्वेज में लिखो, दोनों टर्म को एक साथ लिख लो कि ये मिनिमम स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड है ना। उसके बाद ये लिख लो कि अगर एंगल छोटा हो, है ना, तो उस केस में मिनिमम स्पीड का कोई सेंस नहीं बनता है ना, उस समय मिनिमम स्पीड का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि ये टर्म निगेटिव हो जाएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा, है ना, उस समय खतरा सिर्फ किससे है, मैक्सिमम स्पीड से, उस समय बाहर जाने का खतरा है, अगर किस स्पीड को क्रॉस कर दो इस स्पीड को तो बाहर चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर एंगल बहुत ज्यादा है, बैंकिंग एंगल है कि नहीं है, अगर एंगल बहुत ज्यादा है बैंकिंग एंगल, तो बाहर जाने का खतरा खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1/μ, तो टर्म हो जाएगा इमेजिनरी, वो वाला, अरे है ना, और टर्म अगर इमेजिनरी हो गया तो वी मैक्स का कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा, यानी ट्रैक से बाहर जाने वाला पंगा खत्म हो गया, सिर्फ किधर है, नीचे स्लाइड करने का पंगा हो जाएगा, है कि नहीं है। तो बड़ा एंगल का एग्जाम्पल क्या है, मौत का कुआं, छोटा एंगल का एग्जाम्पल क्या है, सिंपली रोड जो बैंक्ड होता थोड़ा सा, है कि नहीं। ये सब चीजें लिख लो अपने लैंग्वेज में, तब याद रहे, नहीं तो फिर भूलोगे, है कि नहीं, समझ में आया पक्का। एग्जाम्पल नंबर 12 दिए थे होमवर्क। अब ये एग्जाम्पल इतना खतरनाक है, ध्यान से सुनो, यही कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट जो अभी बता रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट आपका आएगा
वेव में। कहाँ आएगा? वेव। यही कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रोस्टैट में, यही कॉन्सेप्ट आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यही कॉन्सेप्ट आएगा मैग्नेटिज्म में। ठीक है, सेम ऐसे ही, ये इतना इंपॉर्टेंट है, कम से कम 8-10 बार आएगा। और आपके सीट के S2 का एक क्वेश्चन जिसमें कोन में रबर बैंड डाला है, जो हम होमवर्क दिए थे शायद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, देखे भी नहीं हो तो आपको याद कहां से होगा, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ना? तो ध्यान से इस पे बात करते हैं। इसमें बोल रहा है कि रिंग है, क्या है? रिंग। इस रिंग का मास वगैरह दिया है क्या दिया बताओ? रिंग का मास, अच्छा, इस रिंग का मास स्मॉल m दिया, रेडियस कैपिटल R, और इस रिंग को ओमेगा रफ्तार से घुमाया जा रहा है, ओमेगा रफ्तार से घुमाया जा रहा है, v स्पीड से। अच्छा चलो v स्पीड से घुमाया है ना, हम इसको ओमेगा बोल देते, क्या बोल देते? ओमेगा से घुमाया जा रहा। ठीक है, पूछा रिंग में कितना टेंशन होगा। आपको टेंशन हो गया होगा, सर घुमाने से रिंग में टेंशन कैसे आएगा? बिल्कुल है, बिना टेंशन के रिंग घूम ही नहीं सकता। जैसे रिंग को घुमाओगे तो इसमें टेंशन आएगा। ठीक है, वही टेंशन निकालना है, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, हम बहुत सारा चीज बीच में बताते जाएंगे, कोई दिक्कत? और लिखते जाना है साथ साथ। चलो हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ये बहुत छोटा, आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, दिखाने के लिए, समझाने के लिए है ये बहुत छोटा। ठीक है, ये एंगल हम बोल देते हैं डेल्टा थीटा बाय 2, और ये भी क्या हो जाएगा? थीटा बाय 2। ये बहुत छोटा एंगल, क्या है? बहुत छोटा एंगल, कोई दिक्कत? पक्का? इस रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जो टुकड़ा मिला ना हमको, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अलग से। ठीक है, ये टुकड़ा बहुत छोटा है, इतना कि इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट ले सकते हो, समझ में? ठीक है, चलो मान लेते हैं ये जो बाकी हिस्सा है वो इस हिस्से पे टेंशन किधर लगा सकता है? पुलिंग, अरे इधर ही लगाएगा ना, टेंजेंट कह लो, और इस पे भी टेंशन इधर, टेंजेंट कह लो। अरे हाँ ना बोलते जाना। ठीक है, ये हिस्सा इसको इधर टेंशन पुल कर सकता है और इस पे टेंशन इधर लगा सकता है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला टेंशन है कि नहीं है? नहीं है तो टेंशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। अरे ये तो समझ में आता है ना? ठीक, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो यहां तक। ठीक है, ये एंगल डेल्टा थीटा बाय 2, ये एंगल 90, तो ये 90 माइनस डेल्टा थीटा बाय 2। ठीक है, इस टेंशन का दो कंपोनेंट लेते हैं, एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंट की तरफ। तो इधर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। डेल्टा थीटा बाय 2, 90 माइनस डेल्टा थीटा बाय 2, डेल्टा थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा t cos डेल्टा थीटा बाय 2। उसी तरह इसका भी कंपोनेंट लोगे तो इधर आ जाएगा t cos डेल्टा थीटा बाय 2, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होना भी चाहिए, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, या ऐसे बोलो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, ये छोटा सा पार्टिकल हम इसको मान रहे हैं, ये जो है ना, ये छोटा सा पार्टिकल
इसका टेंजेंट के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना आप ही बताओ? 0, क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा। अच्छा, इसका इधर एंगल हो गया, सॉरी इधर फोर्स हो गया टी कॉस थीटा बाई 2, तो सेंटर की तरफ कितना हो जाएगा? टी साइन थीटा डेल्टा थीटा बाई 2, और 2 होगा, एक इसका और एक इसका, तो नेट कितना हो जाएगा? 2t साइन डेल्टा थीटा बाय 2। अरे होगा। अब देखो इस पार्टिकल पे सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या है? अच्छा, ये पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? अरे ये पूरा रिंग ही घूम रहा है, तो वो पार्टिकल भी तो सर्कल में घूम रहा है जो छोटा सा एलिमेंट लिए हैं। अरे है ना? तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, बाद में उसको भी बदल देंगे, उसके लिए परेशानी हो, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, एम किसका लिखना? इसका कि पूरे रिंग का? अबे इसका लिखना, हम उस पर फोर्स एनालिसिस कर रहे हैं ना, उस छोटे से एलिमेंट पे कर रहे हैं ना फोर्स एनालिसिस, तो उसका मास लिखना है ऑब्वियसली। और ये फोर्स लग किस पे रहा? उस छोटे से एलिमेंट पे ना, तो उसका मास मान लेते हैं एम डैश। क्या मान लेते हैं? एम डैश ओमेगा स्क्वायर आर, एम डैश ओमेगा स्क्वायर आर। कोई दिक्कत? किसका? रिंग का दिया हुआ, हम एलिमेंट का बात कर रहे हैं। फोर्स एनालिसिस एलिमेंट पे कर रहा हो और मास पूरे रिंग का लिख दो। वाह, समझ में आया? अच्छा ये बताओ पूरे रिंग का लेंथ क्या है? इसका मास कितना है? तो 1 लेंथ का मास, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? ये लेंथ बताओ आप ही। अबे एंगल का डेफिनेशन ही होता है आर्क लेंथ बटा रेडियस, तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा? एंगल इंटू रेडियस। गधा। तो इस लेंथ का मास, यानी जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा? आर डेल्टा थीटा का मास क्या हो जाएगा? एम बाय 2 पाई आर इंटू आर डेल्टा थीटा। तो ये जो एम डैश है बेसिकली मेरा, वो हो जाएगा एम डेल्टा थीटा बाय 2 पाई। इसको अलग रखते हैं अभी, है ना? एम डेल्टा थीटा बाय 2 पाई। कोई दिक्कत? ये क्या है? एम डेल्टा थीटा बाय 2 पाई मेरे एलिमेंट का मास, ठीक है? अच्छा, ये एंगल चूंकि बहुत छोटा है, बहुत छोटा एंगल के लिए आपको पता होना चाहिए साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। अरे होता ना? तो चूंकि ये एंगल बहुत छोटा है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 2t डेल्टा थीटा बाई 2। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। कुछ नहीं समझ में आ रहा? अरे समझ में आया? दिस मस्ट बी इक्वल टू एम डेल्टा थीटा बाय 2 पाई। अच्छा, ओमेगा को क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? ओमेगा स्क्वायर आर को क्या लिख सकते हो? बी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये 2 से 2 मर गया, डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा मर गया, तो टेंशन का वैल्यू आ गया जो रिंग में जनरेट हो रहा होगा, एम वी स्क्वायर बाय 2 पाई आर। देखना कुछ कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुआ, है ना? पक्का? तो ये पहले लिख लो फिर समझाते हैं। ये लिख लो, फिर इसमें कुछ डाउट हम पूछेंगे, फिर आपको कुछ डाउट है तो वो आप पूछ लीजिएगा। पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से। चलो चलो, देखो आपका टीचर है इंजीनियर,
और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हुआ स्टूडेंट और कुछ जाने ना जाने खुराफात बहुत जानता है, ठीक है। मतलब टेक्निकली साउंड है, हमको बेवकूफ़ आप टेक्निकली नहीं बना सकते। आप अपने बाबूजी को बोल सकते हो देखो ऐसे हो सकता है, व्हाट्सएप में ये नहीं होता, आपको नहीं समझ में आता, ठीक है, बट हमको नहीं बना सकते हो बिकॉज आई एम टेक्निकली साउंड, ठीक है। और हम रोज टेक्निकली अपडेट भी होते रहते हैं, ठीक है। तो आप हमको बेवकूफ़ बनाओगे कि सर इंस्टा पे फॉलो होता है, लाइक नहीं होता है, कमेंट होता है, शेयर नहीं होता है कि नहीं, तो हमको मत बनाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब अपने पिताजी को बनाना जो इंटरनेट नहीं चलाए हैं, आप बेचारा धीरे धीरे, बुराई नहीं है, मेरे बाबूजी को भी आप बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हो, बट हमको नहीं बना सकते। बेचारा मेरे बाबूजी इतने शरीफ हैं कि वो उनके मोबाइल में 150 फोटो हो जाता तो भी हम इसे डिलीट करवाते हैं, देखो थोड़ा डिलीट कर दो, लगता है फुल हो रहा है मेमोरी, है ना। तो ठीक है, उनका काम चल रहा है ना, बट हम अपडेटेड आदमी, मेरे जनरेशन वाले से मिलोगे तो फिर दिक्कत होगा, है कि नहीं। वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हुआ आदमी और खतरनाक होता है। हाँ बोलो ना। आप लोग अब लगभग एक जनरेशन तो पीछे चले गए हमसे 10-12 साल तो सब जूनियर हो, है ना। हाँ, हम 2007 में 10th किए, ठीक है, उम्र दराज आदमी है कि नहीं। ये दाढ़ी ऐसे ही नहीं पका, एक्सपीरियंस के साथ पका। हाँ 1-2 पका है, कल दिखा हमको। चलो अब चलो आप काम स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, अब मेरा कुछ सवाल सॉल्व तो कर दिए, ठीक है, सॉल्यूशन तो मिल गया, आंसर भी सही था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरा सवाल है कि देखो बेटा, ये जो हम रिंग लिए थे, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा काटे, टेंशन ऐसे आया, टेंशन का कंपोनेंट लेना पड़ा, क्यों ना हम आधा रिंग काट लेते। बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। अब बोलोगे सर आधा रिंग काटने का क्या फायदा, तो इस पे टेंशन इधर टी और इस पे टेंशन टी, मस्त टूटी हो जाता। अरे हो जाता ना, कंपोनेंट का तो झंझट ही नहीं होता, है ना। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर, मस्त लिख लेते और देखना आंसर गलत आ जाता। सेंटर की तरफ नहीं है, अबे अलोंग द लाइन है ना। क्या दिक्कत क्या है? कोई सोचो बताओ। इसका सही सही जवाब देने वाले को हम 5 स्टार खिलाएंगे। ओ भाई कुछ नहीं, पहले बोला कि हटा बात खत्म करो, जैसे सुना 5 स्टार। क्या था सर? अच्छा, सवाल ये है कि हम छोटा सा एलिमेंट लिए, उस पर टेंशन निकाले, कंपोनेंट लेना पड़ा, फिर नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। अरे है ना, ऐसा क्यों नहीं किए कि आधा रिंग ले लेते, इधर टेंशन टी इधर टेंशन टी। अरे इस हिस्से को, ये हिस्सा ऐसे खींच सकता है ना, और ये हिस्सा ऐसे। अच्छा यहाँ पे तो नहीं पूछा टेंशन सेम कैसे लिए, उसमें भी रियली में अलग लेना चाहिए था, वो बाद में सेम हम प्रूफ कर देंगे, है ना। बट चलो ना सिमेट्री से हम बात करें, चलो ऐसा क्यों नहीं किए? ऐसा इसलिए नहीं किए नालायक, ध्यान से सुनना। यहां पे हम फोर्सेस और एक्सेलेरेशन में डील कर रहे हैं। किस में डील कर रहे हैं? फोर्सेस और एक्सेलेरेशन में। हर एलिमेंट का एक्सेलरेशन अलग अलग है, सेम नहीं है। और अगर आप ऐसे करते हो ना तो सारा एक्सेलरेशन नंबर की तरह जुड़ जाएगा, ना कि वेक्टर की तरह। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे? अबे इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, इस एलिमेंट के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, इस एलिमेंट के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो भी उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ना, सेंटर की तरफ। कितना? m ओमेगा स्क्वायर r। तो इसका एक्सेलरेशन अलग है, इसका अलग है। अबे डायरेक्शन बदलने से एक्सेलरेशन बदल रहा है, और इसको नंबर की तरह नहीं जोड़ सकते हम सीधा सीधा। समझ में आया? तो हर छोटा छोटा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा और उसके एक्सेलरेशन को वेक्टोरियली सोचना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि हर किसी के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आया? तो
तो इस पूरे को एक साथ ट्रीट नहीं कर सकते हो कि सबका एक्सेलरेशन मान लिए इधर। अरे ये क्वेश्चन ये लिखते ना, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इधर, इसका एक्सेलरेशन इधर, इसका एक्सेलरेशन इधर, इसका एक्सेलरेशन अलग इधर। अरे है ना, अरे समझ में आया। अब ये जो छोटा एलिमेंट लिए, ये तो ये ऑलमोस्ट एक छोटा सा टुकड़ा है ना, तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो ये जो छोटा छोटा पॉइंट पकड़ना होता है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। सवाल तो हम सॉल्व कर दिए, बात खत्म हो जाता, बट हम परेशान तो करेंगे, है ना, क्योंकि जेई वाले ऐसे ही परेशान करते हैं, है कि नहीं। वो बड़ा सातिर खिलाड़ी सब बैठा हुआ है ना, वो प्रोफेसर 25 साल 30 साल एक्सपीरियंस वाले, है ना, बड़े खतरनाक टाइप के होते है कि नहीं। वो जैसे चेस खेलते हो ना, वैसे वो क्वेश्चन सेट करता है। एक खतरनाक खिलाड़ी अभी का नहीं सोचता, वो आगे का 10 चाल सोच के रखता है कि हम चलेंगे तो ये ऐसे चलेगा, फिर वो ऐसे चलेगा तो हम ऐसे चलेंगे, फिर उसका स्टेप ये होगा। एक अच्छे खिलाड़ी को पता होता है कि हम जब ये ऐसे चलेंगे ना तो उसको ऐसे चलना पड़ेगा, और जब वो ऐसे चलेगा तो हम ऐसे चल देंगे, है ना। उसको पता होता है अगले 10 स्टेप में क्या होगा, है कि नहीं। ग्रैंड मास्टर जो सुनते हो ना, उसका दिमाग ऐसे ही चलता है, और वैसे ही जेई पेपर सेट करने वाला चलता है। वो सोचता है कि ये क्वेश्चन देंगे, ये पढ़ेगा बच्चा तो ये सोचेगा, अच्छा ये सोचेगा, इसको इधर से फंसा, है ना। और ऑप्शन वो जरूर देगा, जब जिधर आप गलत रास्ते पे जाते हो ना, वो ऑप्शन पहला होगा। कोई दिक्कत? पक्का? तो इसका आई होप समझ में आया रीजनिंग, है ना। चलो लिख लो जल्दी से। और वहां पर टेंशन निकालना मत, क्या करेंगे? कहाँ पे? अबे टेंशन थ्रू आउट सेम होगा रिंग में, अभी तुरंत तो प्रूफ कर दी, टेंशन का वैल्यू तो वही है। समझ में आया? हम ये बोले कि एलिमेंट जो छोटा लेके ये जो इतना लफड़ा मोल लिए, क्यों ना आधा रिंग लेके सीधा सीधा काम आसान कर लेते, है ना। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसका रीजन हम बताए कि आधा रिंग के हर एलिमेंट का जो एक्सेलेरेशन है वो सेंटर की तरफ नहीं है, सीधा नीचे की तरफ, है ना। हाँ, छोटा छोटा इसका एक्सेलेरेशन सेंटर की तरफ है सबका, लेकिन नेट ऐसे थोड़े ही है सबका। समझ में आ रहा है? चल, एक छोटा सा चीज बच रहा है, उसको बता देते हैं, है ना। अब अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बट बता देते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अगेन अ सूडो फोर्स। ध्यान से सुनना, बचपन से आप लोग मस्त सेंट्रीफ्यूगल लगा रहे होगे, कुछ टीचर लोग लगवा देते हैं, बट ये रियलिटी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है। सर्कुलर मोशन में जो सूडो फोर्स लगाते हैं उसका नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्यों? क्योंकि वो अवे फ्रॉम सेंटर लगता है, तो उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। समझ में आया? अगेन हम सारा सवाल बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के करेंगे, और जो सवाल किए हैं उसमें सेंट्रीफ्यूगल लगा के दिखाएंगे। समझ में आया? कैसे समझाते हैं? मान लो आप ऐसे एक सर्कल में घूम रहे, ठीक है ना, एक कार था या कुछ भी था, सर्कल में घूम रहा था, तो ग्राउंड से हम देखे तो क्या बोले थे, याद है? मान लो ये कांस्टेंट स्पीड v से घूम रहा था। देखो अब अलग से हम टॉपिक नहीं लिख रहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन हमको आता है, ठीक है, आपको भी आता है क्योंकि हम सिखा चुके हैं। ठीक, हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो इधर नॉर्मल, इधर mg, सॉल्व कर चुके हैं ये चीज, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। ये रेडियस r, अरे है ना, चूंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स होना पड़ेगा, और वो यहां पे कौन दे सकता है? फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन ही दे सकता है ना, तो फ्रिक्शन बराबर mv स्क्वायर बाय r, काम खत्म। कोई दिक्कत? चलो अब हम इसी सवाल को कार के फ्रेम से सॉल्व करते हैं। इन द फ्रेम ऑफ कार, पता है यहां पे कार नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अच्छा, इक्वेशन किस पे लगा रहे हैं? कार पे, ये भी याद रखिएगा, है ना। और ऑब्जर्वर कौन है? तो कार में बैठे हुए हम, कार में बैठे हुए हम, या ऐसा समझो कि कार में बैठा हुआ एक मक्खी, वो कौन है? ऑब्जर्वर। ठीक है,
अच्छा, अगर ये कार v रफ्तार से सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, v रफ्तार से सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है तो इसका एक एक्सेलेरेशन है सेंटर की तरफ कितना, v स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर। और अब अगर आपका ऑब्जर्वर इस कार में बैठ गया, ध्यान से सुनना, अगर आपका ऑब्जर्वर इसी कार में बैठ गया तो उसको ये कार चलता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन आपका जो ऑब्जर्वर है वो अब इनर्शियल ऑब्जर्वर नहीं है, उस ऑब्जर्वर का, ये जो ऑब्जर्वर इसके अंदर है, जो मक्खी है, उस मक्खी का एक एक्सेलेरेशन है कितना, v स्क्वायर बाय आर सेंटर की तरफ। अरे है ना, अरे है ना। तो अब वो मक्खी जब इस कार में बैठा तो वो क्या क्या फोर्स लगाएगा, नॉर्मल mg, नॉर्मल mg, एक सूडो फोर्स, mv स्क्वायर बाय आर। अच्छा, क्या इसको ये कार चलता हुआ दिख रहा, अरे ये तो कार में बैठा हुआ, कार तो रेस्ट पे होगा, तो ये बोलेगा कि इधर mv स्क्वायर बाय आर लग रहा, कार नहीं चल रहा, मतलब फ्रिक्शन पक्का इधर लगा होगा। अरे लगा होगा, पक्का इधर ही लगा होगा। अच्छा, ये फोर्स सूडो फोर्स है, ये मक्खी लगा है जो आपका ऑब्जर्वर है, अरे है ना। तो ये क्या इक्वेशन लिखेगा, चूंकि कार इक्विलिब्रियम में है उसके लिए, वो कार में ही बैठा हुआ है, कार तो उसको चलता हुआ दिख नहीं रहा, अरे कार का एक्सेलेरेशन उस ऑब्जर्वर के लिए कितना, मक्खी के लिए कितना, 0, तो वो लिख देगा मस्त mv स्क्वायर बाय आर बराबर fs, खत्म। कोई दिक्कत, असल में वो ऐसे लिखेगा mv स्क्वायर बाय आर माइनस fs बराबर 0, बट सॉल्व होके यही आ जाएगा। समझ में आया, पक्का। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 जो किए हैं स्पाइडरमैन झूला वाला, उसको भी हम सूडो से करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये आदमी ऐसा लटका हुआ था, अरे है ना, ये बोल रहे थे कि ओमेगा से घूम रहा मान लो, ठीक है। अब मेरा ऑब्जर्वर इसी पे बैठा लेते हैं, मक्खी, है ना। अच्छा, ये आदमी अगर ओमेगा से घूम रहा है तो इस आदमी का एक्सेलेरेशन है बाहर की तरफ कितना, ओमेगा स्क्वायर आर, गलत, अंदर की तरफ। अबे बाहर की तरफ एक्सेलेरेशन नहीं होता है, सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन किधर होता है, सेंटर की तरफ, अरे होता है ना। तो हम जो भी बोले, बाहर बोले तो यस सर, अंदर बोले तो यस सर, नालायक गधा। तो ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो मक्खी है, इस मक्खी का खुद का एक्सेलेरेशन इधर है कितना, ओमेगा स्क्वायर है। तो ये जब फ्री बॉडी डायग्राम लगाएगा, इधर है, अंदर की तरफ है ना, और ये मक्खी भी इसके साथ घूम रहा है ना, आदमी के साथ, तो मक्खी का एक्सेलेरेशन कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर। ऑब्जर्वर कौन है, मक्खी, ऑब्जेक्ट कौन है, आदमी, है ना। अच्छा, इस आदमी पे ये फोर्स क्या क्या लगाएगा, ध्यान से देखो, दीवार से नॉर्मल एन, अरे लगाएगा, इसका वेट mg, ये स्लाइड नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन ऊपर, जस्ट स्लाइड करने वाला तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, अरे है ना। इतना से काम नहीं चलेगा, इसको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, m ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, इस मक्खी को ये आदमी चलता हुआ दिखेगा नहीं, तो इसको इधर भी नेट फोर्स 0 और इधर भी नेट फोर्स 0 दिखेगा, ये यानी ये सिंपल लिखेगा n माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर बराबर 0, और ऊपर fl माइनस mg बराबर 0। fl का वैल्यू μn है और n का वैल्यू यहां से उठा के पुट करना। अरे समझ में आया, पक्का। तो देखो, ये सारा सवाल हम पहले बिना सूडो के किए थे, अब सूडो के साथ किए। अच्छा, सर्कुलर मोशन में जो ये सूडो फोर्स बाहर की तरफ लगा, इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस केस में ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस केस में ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अरे है ना। तो ये कोई नया फोर्स थोड़ा ही था, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स थोड़ा ही था। सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल मतलब वो सूडो जो बाहर की तरफ लगे सर्कुलर मोशन में। अरे समझ में आया, पक्का।
तो ये भी खत्म हो गया। अब इसमें एक चीज बच रहा है, अर्थ का रोटेशन, है ना, अर्थ का रोटेशन, जिसको अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, है ना। रोटेशन ऑफ अर्थ 2 मिनट का टॉपिक है, 2 से 4 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी कुछ सवाल करेंगे और चैप्टर हो जाएगा खत्म, है ना। आखिरी मौका आपके पास, अपने आप को संभाल लो, सारा होमवर्क कर लो, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एनर्जी, है ना, फिर मोमेंटम, ठीक है। तो मर जाओगे अगर खुद को अभी तक नहीं संभाले हो तो, ठीक है। एनर्जी, मोमेंटम और रोटेशन खत्म, मैकेनिक्स खत्म पूरा, फिर हवा भी नहीं लगेगा मैकेनिक्स, और रोटेशन, बस, ठीक है। और ये 3 कितना तेजी से अब निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी तैयारी हो चुकी है बहुत अच्छे से, है ना। कोई दिक्कत? अच्छा हाँ, थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं कल जो पढ़ाएंगे उसका। क्या अर्थ सरफेस इनर्शियल फ्रेम है? नहीं। अगर बात करें बाय डेफिनेशन तो ये भी प्योर इनर्शियल फ्रेम नहीं। लेकिन हाँ, हमारा एक्सपेरिमेंट जिस एक्यूरेसी का है, छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट, कार का चलाना, है ना, बॉल बॉल फेंकना, तो इसके लिए अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए हम अर्थ सरफेस को इनर्शियल फ्रेम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन बताए थे कि जब अर्थ का रोटेशन मायने रखने लगे तो किसको ट्रीट करते हैं? अर्थ के एक्सिस को, है ना। यही चीज है इस सवाल में, पढ़िएगा आप घर पे, समझ में आएगा। बाकी हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। एच.सी. वर्मा का जो है ना लास्ट सेक्शन सर्कुलर मोशन में, वो अब उस दिन हम इतना मेहनत क्यों किए थे न्यूटन्स लॉ में पता है? हम सीधा उसमें बोल देते हैं अर्थ के सरफेस को इनर्शियल फ्रेम ले लो, मस्त एकदम चलेगा, है ना। और जब हम कल आपको पढ़ा रहे होते तो बोलते हैं अब इनर्शियल फ्रेम नहीं ले सकते, तो आपका फिजिक्स से विश्वास उठ जाता कि नहीं? कि कभी मास्टर इसमें भी बोलता है केमिस्ट्री की तरह, कभी मान लो कभी बोलो एक्सेप्शन, है ना। इसमें अर्थ के रोटेशन को देखना हमको, तो एक्सिस को क्या ले सकते हैं? इनर्शियल फ्रेम। तो सरफेस आपका इनर्शियल फ्रेम नहीं है, और अगर सरफेस इनर्शियल फ्रेम नहीं है तो एक और फोर्स लगाना पड़ेगा अगर आप सरफेस पे बैठ के काम कर रहे हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अरे लगाना पड़ेगा सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीफ्यूगल लगाना पड़ेगा ना। कल करेंगे बात कैसे लगाएंगे नहीं लगाएंगे, एक बार पढ़िएगा आपको समझ में आए, है ना। अच्छा, ये ज्यादा आपको परेशान नहीं करने वाला, ये मत सोचना कि हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस अर्थ सरफेस को इनर्शियल लेके चले, ठीक है ना। ये वाला जो रिजल्ट है ये आपको ज्यादा कहीं भी यूज होने वाला नहीं है, स्पेशली जब तक ये सवाल नहीं आ जाए। और हम आपको बताएं कि आपको कैसे समझना है कि अर्थ के रोटेशन को ले रहा है पिक्चर में, तो आप कैसे समझ सकते हो? पहला तो डायरेक्टली बोल दे कि अर्थ का रोटेशन पिक्चर में लेना। दूसरा, कोई भी चीज जो फेंके वो बहुत ज्यादा स्पीड से फेंक रहा, बहुत ज्यादा स्पीड से फेंक रहा मतलब बहुत दूर जा रहा, तो उस समय भी आपके अर्थ के रोटेशन को पिक्चर में लेना पड़ेगा। या आपको बोले कि ये धरती पे इक्वेटर के अलॉन्ग ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट घूम रहा, है ना, तो ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट चलने का मतलब हो गया कि अर्थ का रोटेशन भी हमारे पिक्चर में आ गया। तो ऐसा जब सवाल हो तो आपको अर्थ के रोटेशन को ध्यान में देना होगा, तब अर्थ सरफेस इनर्शियल नहीं होगा, बस तब। अदरवाइज हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए अर्थ सरफेस इनर्शियल है, हमारे प्रॉब्लम्स के लिए अर्थ सरफेस इनर्शियल फ्रेम है, बट क्या ये एग्जैक्टली इनर्शियल फ्रेम है? नहीं। इसीलिए हम उतना मेहनत किए थे इनर्शियल फ्रेम में तब, ताकि हमको आज के दिन ये नहीं कहना पड़े कि चलो ये एक्सेप्शन है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स पढ़ रहे है कि नहीं। फिर विश्वास उठ जाता यार ये तो लॉजिक ही नहीं है, कुछ भी वहां कुछ और यहाँ कुछ और, है ना। तो हम चाहते हैं फिजिक्स पूरा लॉजिक से ही चले। समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत? तो जाइए, ठीक है।